गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करेंगे मॉडल सेट जो नया जारी किया है बिहार सरकार, मतलब बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल जो BSEB जारी किया है उसका सॉल्यूशन हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बोर्ड में, इसलिए इसको तो तैयार कर ही लेना है। जितना भी सेट होगा सबको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है NaCl के रवा में Na प्लस कितने Cl माइनस आयनों से घिरा रहता है। इन NaCl क्रिस्टल 1 NaCl Na प्लस सराउंडेड बाय हाउ मेनी Cl माइनस। तो हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े थे कि NaCl क्रिस्टल का जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, मतलब एक Na प्लस 6 Cl माइनस से सराउंडेड रहता है और Cl माइनस 6 Na प्लस से सराउंडेड रहता है। तो ये आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है हाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस और Cl माइनस इन NaCl क्रिस्टल, या पूछ सकता है कितने इन NaCl क्रिस्टल 1 Na प्लस इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी Cl माइनस। वही हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ही कहलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ सराउंडेड एटम। तो NaCl में 6 Cl माइनस Na प्लस 6 Cl माइनस से सराउंडेड रहता है और Cl माइनस 6 Na प्लस से सराउंडेड रहता है। तो आंसर मार देंगे हम लोग 6। इसका आंसर हो जाता है क्या चीज़? आंसर हो जाता है इसका D। ठीक है, देखिए कहता है द ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स, कहता है दिया सलाई का ज्योमेट्री जो होता है ये सब जानिए कि ऑर्थोरॉम्बिक होता है। ये क्या होता है? ऑर्थोरॉम्बिक होता है। तो आंसर क्या मार देंगे इसका? आंसर हो गया इसका C में है, C। ठीक है, देखिए कहता है n गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन क्लोज पैकिंग ऑफ n स्फेयर। तो हम लोग क्या पढ़े थे? जितना नंबर स्फेयर होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है और टेट्रा, अब इसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कर देगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होता है। तो यहाँ पूछा है क्या चीज़? ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? n ही होगा, यानी आंसर C हो जाएगा। आंसर इसका C हो जाएगा। यही टेट्राहेड्रल वॉइड पूछ देता तब 2n आंसर हो जाता। ये याद रखिएगा, ये सब कंसेप्चुअल चीज़ है, ऐसे भी पढ़ते रहिए कि इस दिया है मान लीजिए सेट में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हो सकता है पूछ दे बोर्ड में आपको टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड पूछेगा तो B मारिएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछेगा तो N मारिए, C मारिएगा। और ये सब का भी एक न एक क्वेश्चन इस जो टेबुलर फॉर्म में दिए हैं, एक क्वेश्चन पूछता ही है शेप क्या होता है बिहार बोर्ड में, इसलिए इस पे एक वो जो टेबुलर फॉर्म है उसको कमांड कर लीजिएगा। और तो ये तीनों क्वेश्चन जो है आपका सॉलिड स्टेट से था। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। तो डेंसिटी जो डिक्रीज करता था क्रिस्टल का, हम लोग क्या क्या पढ़े थे? वैकेंसी डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट में डिक्रीज करता था, हैं? तो स्कॉटकी डिफेक्ट दिया हुआ है चॉइस में, तो यहाँ जो आंसर होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा B नंबर। ठीक है, स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता था? केटायन एनायन का सेम नंबर में मिसिंग होता था तो डेंसिटी डिक्रीज करता था। वैकेंसी डिफेक्ट में भी वैकेंसी क्रिएट होता था तो भी डेंसिटी डिक्रीज करता था। लेकिन फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता था? फ्रैंकेल डिफेक्ट में डिक्रीज नहीं करता था, नहीं। इंटरशियल डिफेक्ट में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला गया तो डेंसिटी डिक्रीज नहीं करता था। तो F सेंटर में भी डिक्रीज, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है? डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है क्रिस्टल का। और F से थी वैकेंसी डिफेक्ट भी रहता
तो मान लीजिए स्काउट की नहीं दिया तो वैकेंसी दे सकता है, तो वैकेंसी में भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ के इस क्वेश्चन के लिए चॉइस में बी आंसर होगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कब बनता था? जब कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। नहीं, तो जैसे यहाँ पर चॉइस है इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं हुआ। HNO3 और वाटर में भी वही केस है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में सब में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ बेंजीन और टॉल्विन में, इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है टॉल्विन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए ये क्या है एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका डी नंबर। आइडियल सॉल्यूशन जो है बेंजीन और टॉल्विन, इस चॉइस में बेंजीन और इसका बेंजीन है ये C6H5CH3 टॉल्विन है, तो बेंजीन और टॉल्विन में नहीं होता था। उसके बाद क्लोरो बेंजीन ब्रोमो बेंजीन भी रहेगा तो नहीं होगा। उसके बाद एन ब्यूटाइल क्लोराइड और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी रहेगा तो नहीं होगा। जैसे रहेगा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड तो नहीं होगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन में नहीं होगा। तो इस सब का अप्रॉक्सीमेट मोलर मास सेम है और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहने के कारण ये क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है? आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब फिर दूसरा बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है 0.1 m H3PO4 बिलियन की सामान्यता, मतलब नॉर्मलिटी ऑफ 0.1 m H3PO4। तो H3PO4 कैसे टूटता है? H3PO4 जो टूटता है 3H प्लस PO4 माइनस माइनस माइनस, ये 3H+ में टूटा। तो नॉर्मलिटी जो होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, पढ़े थे हम लोग बेसिक में। तो मोलरिटी यहाँ एन फैक्टर कितना हो गया? 3, तब ना इसका इक्विवेलेंट वेट भी मोलेकुलर वेट बाय 3 करके निकालते थे, मोलेकुलर वेट बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। यहाँ 3H+ जो निकला यही बेसिसिटी ऑफ एसिड है, तो एन फैक्टर भी 3 हो गया। तो 0.1 इंटू 3 कौन हो जाएगा आंसर? यही हो जाएगा। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ये सब जानिए फार्मूला। मोलरिटी नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब देखिए मोलरिटी है 0.1, एन फैक्टर हुआ 3, तो 0.3n हो गया इसका आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो गया? 0.3n। ये हो गया आपका आंसर डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, अब देखिए कहता है 10 कॉलगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, हम लोग सॉल्यूशन में पढ़े हैं। यहाँ पर देखिए चॉइस में होगा द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट पे नहीं करता है, सॉल्यूट पर करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर सी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ which of the following would be maximum। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो डिपेंड करता है पाई इक्वल टू ICRT पर। T तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड सबका है, तो पाई इसको लिख सकते हैं हम लोग, पाई इक्वल टू I इंटू CN/V RT पर। तो वॉल्यूम भी फिक्स होगा। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ कहता है 25 डिग्री ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ
फॉलोइंग वुड बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो होता है ये याद रखिएगा, चूँकि वेट तो दिया हुआ है नहीं, इसको हम लोग ये इस तरह से भी ले सकते हैं, पाई इक्वल टू आई इंटू डब्ल्यू बाय एम वी आर टी वी। ठीक है, तो देखिए मेनली तो वेट दिया हुआ है नहीं किसी का। जब वेट नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई को होता है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर के। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर कैल्शियम क्लोराइड जब टूटेगा 3 आयन में टूटेगा, Ca++ प्लस 2Cl-, ये 2 आयन में ये उतना ही, यूरिया भी उतना ही होता है। तो बॉन्ड तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो फॉलोइंग होगा वुड बी मैक्सिमम, चूँकि ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि नहीं रहता, एक आयनिक रहता, सब मोलेकुलर में ही टूटने वाला होता, तब देखते मोलेकुलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन चूंकि बॉन्ड ऑफ फैक्टर का केस है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा, इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर अप्रॉक्सीमेट 3 है, तो यही हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड जो है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए कहता है ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड एट एसटीपी 1 फैराडे से। हम लोग क्या जानते हैं, देखिए 2H प्लस 2E से H2 गैस बनेगा। तो 2 फैराडे से बनता है कितना? 1 मोल। 1 मोल मतलब 22,400 ml। तो 2 फैराडे से, तो 1 फैराडे से कितना हो जाएगा? 1 फैराडे बराबर क्या हो जाएगा? 22,400/2, यानी 11,200 ml ही 1 फैराडे से बनेगा। तो 11,200 कौन है? डी नंबर आंसर है। तो ये आंसर हो जाएगा डी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड ऑफ फैक्टर पर डिपेंड किया, चूँकि बॉन्ड ऑफ फैक्टर कैल्शियम क्लोराइड का 3 टाइम्स है, इसका 2 टाइम्स है। ग्लूकोज तो जितना 1 मोल रहता है तो वो उतना ही टूटता है, मतलब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 × 10⁻23 ही होगा। इसमें 3 टाइम्स हो जाएगा, इसमें अप्रॉक्सीमेट 2 टाइम्स रहता है, इसमें भी 1 टाइम्स ही होगा। मतलब जो मोलेकुलर फॉर्म में मोलेकुल टूटता है, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, इसका 1 मोल टूटेगा 6.022 × 10⁻23 मोलेकुल्स ऑफ ग्लूकोज और यूरिया देगा। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होता है तो ये देगा कितना? 3 टाइम्स पार्टिकल हो जाएगा। तो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं हाइड्रोजन गैस प्रिपरेशन के लिए 2H प्लस 2E से H2 बनेगा। 1 मोल मतलब 22,400 ml HTP, यही न पढ़े हैं। तो 2 फैराडे, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे। 2 फैराडे से हमको मिल रहा है 22,400, तो ये 1 फैराडे से मिलेगा 11,200, यानी डी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन कहता है ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्या होता है? इंक्रीज करता है। ऑन डाइल्यूशन, तन्यता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य का मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है। मोलर कंडक्टेंस पूछे चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछे, दोनों इंक्रीज करता है। सिर्फ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। अगर यहाँ दे दिया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तब यहाँ डिक्रीजेज हो जाएगा। लेकिन चूँकि मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन होता है, ये याद रखिएगा। तो आंसर इसमें हो जाएगा ए। आंसर कौन हो गया? ए। ठीक है,
अब देखिए, कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानक ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। कहता है रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जानिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो हमको पूछ रहा है इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जानिए कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है। तो ये याद है अगर, तो क्या मार दीजिएगा कि ये प्लस में दिया हुआ है ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा माइनस ऑक्सीडेशन, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी। बहुत इजी क्वेश्चन सेट में दिया हुआ है ना। ये याद रखिएगा कि मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेज बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन डिक्रीजेज। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन पूछा है लेमडा इन्फिनिटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी NaCl किसके बराबर होता है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कोलरास लॉ में, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू सम ऑफ द केटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो सम ऑफ द केटायन एनायन किस में है, ये है। तो आंसर हो गया बी। अकॉर्डिंग टू किससे, कोलरास लॉ से। कोलरास लॉ कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट NaCl का निकालना है, ये दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल। निकेल कैडमियम बैटरी जो होता है सेकेंडरी सेल है, पढ़ना है, NCERT में है। लेड एसिड बैटरी जो होता है सेकेंडरी सेल होता है। नहीं, लेड एसिड बैटरी, तो आंसर क्या कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए लेक्लांसी सेल जो है प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल किसको कहते हैं, जो रिचार्ज हो, रिचार्जेबल बैटरी को हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो बहुत लेड एसिड बैटरी क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। लेड का उसमें क्या रहता है, एनोड, तो लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया तो डिस्चार्ज हो गया। वो PbO2 का क्या होता है, एनोड, फिर वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया तो डिस्चार्ज हो गया। फिर लेड सल्फेट से हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं लेड और लेड ऑक्साइड, तो वो चार्जिंग का केस होता है। तो यहाँ पर लेड एसिड बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरीज हो गया। ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड किस पर करता है, कहता है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन, रेट कांस्टेंट जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ताप पर। आंसर हो जाएगा ए नंबर। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद उसका रेट जो होता है 2 टाइम्स हो जाता है, दुगुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, अप्रॉक्सीमेट क्या होता है, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, देखिए कहता है
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट निकालना है तो हम लोग क्या निकालते थे, dx/dt फर्स्ट ऑर्डर का है। रेट तो के ए पर पावर 1 लेते थे, जॉन ऑर्डर का कहेगा ए पर पावर उतना दे देंगे, 0 ऑर्डर कहेगा तो 0 पावर दे देंगे, 2 कहेगा तो 2 पावर दे देंगे। तो dx/dt क्या है, dx मोल पर लीटर, टाइम का सेकेंड के, ये भी मोल पर लीटर हो गया। तो मोल पर लीटर कट गया तो के का यूनिट क्या हो गया, पर सेकेंड। तो पर सेकेंड नहीं दे करके यहाँ टाइम -1 दिया हुआ है, तो यही हो गया टाइम -1। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। नहीं फिर कहता है इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड फॉर हाफ लाइफ इज ऑल्सो डबल्ड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ जो हो जाता है, टी हाफ हो जाता है 2A0/2K। ठीक है, ये होता है। तो ये इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन जब रिएक्शन का डबल करेंगे तो हाफ लाइफ भी डबल होता है, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। इस फार्मूला से देखिएगा, टी हाफ 0 ऑर्डर का होता है 2A0/2K। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो होता है वो A0, टी हाफ जो होता है 0 ऑर्डर का, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन /2K होता है। ठीक है, इसमें सिंपल हो जाएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका लीजिए, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है टी हाफ जो होता है उसका, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.69693/K होता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, ए पर पावर 0 मतलब 1, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पर पावर 0 हो जाएगा, तभी ये इंडिपेंडेंट हुआ कंसंट्रेशन से। ए पर पावर 0 है तो मतलब 1 हो गया, तो 1 तो इंडिपेंडेंट हो गया, नहीं तो सब में कुछ ना कुछ है। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है एड्जॉर्प्शन इज द फेनोमेनॉन इन विच ए सब्सटेंस। अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है, दूसरे पदार्थ के सतह पर जमा हो जाता है। एक्युमुलेट एट द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, तो यही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। ये तो दूसरे पदार्थ के पिंड के अंदर तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, गोज इनटू बॉडी ऑफ अदर सब्सटेंस, ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। फिर रहता है रिमेन्स क्लोज टू अदर सब्सटेंस, ये तो होता नहीं है एब्जॉर्प्शन में। ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस द अदर सब्सटेंस, ये होता नहीं है। तो क्या हो गया, एड्जॉर्प्शन इज ए फेनोमेना इन विच एक्युमुलेट द सरफेस ऑफ द अदर सब्सटेंस। ठीक है, दूसरे पदार्थ के सतह पर क्या होता है, जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है उत्प्रेरक वह पदार्थ है, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच, कहता है इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये गलत बात है, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट को नहीं बढ़ाता है। चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी वो चेंज नहीं करता है, जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा
उतने रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। शॉर्टन द टाइम टू रीच द इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम को पहुंचने में वो टाइम को कम कर देता है, ये होता है। तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो गया इसका? इसका आंसर हो गया सी। टाइम को ये घटा देता है, इक्विलिब्रियम के टाइम को रीच करने में अब घटा देता है। अब देखिए, लायोफोबिक कोलाइडल का अस्थायित्व का कारण होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स इज ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ पार्टिकल, गलत है। कणों का आवेशित होना, चार्ज ऑन पार्टिकल, ये सही है। ये एक ही फैक्टर पर स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, वो है चार्ज ऑन पार्टिकल्स। आंसर क्या हो गया इसका? बी, चार्ज ऑन पार्टिकल्स होगा इसमें। लार्ज साइज या स्मॉल साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डिपेंड किस पर किया? चार्ज ऑन पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 21 है, गोल्ड नंबर एसोसिएटेड विथ लायोफिलिक कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड बोला जाता है इसको। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव जो होता है लायोफिलिक कोलाइड से होता है, तो आंसर ए ही हो जाएगा इसका। आंसर ए हो जाएगा, प्रोटेक्टिव कोलाइड लायोफिलिक कोलाइड होता है, ए। सल्फाइड ऐश का जो हम लोग करते हैं कंसंट्रेशन फ्लोटेशन प्रोसेस से, यानी ए ही आंसर इसका भी होगा। सल्फाइड ओर का फ्लोटेशन प्रोसेस से, मैग्नेटिक ओर का मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस से, और ऑक्साइड ओर का रिडक्शन प्रोसेस से करते थे ना। ठीक है, अब देखिए निम्न कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एक्सट्रैक्टेड बाय कम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड। निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है? तो हम लोग क्या पढ़े थे? सिल्वर, गोल्ड का और एल्युमिनियम का देखते थे। तो यहाँ जिंक, तो जिंक ऑक्साइड ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से होता है। मरकरी का तो वेपोराइजेशन मेथड से। ये सल्फाइड और रहता है, तो सिल्वर का होगा इसमें। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये सब सिंपल है, याद रखने वाला चीज़ है, कंसेप्ट कम है। सिल्वर, गोल्ड और एल्युमिनियम का हम लोग जो करते थे एक्सट्रैक्शन, वो करते थे किससे? हम लोग करते थे कम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड से, या लीचिंग प्रोसेस इसी को कहते थे। नहीं, लीचिंग प्रोसेस में सूटेबल केमिकल यूज करते थे, इसमें सूटेबल केमिकल यूज करके कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिल्वर इसमें होगा। ठीक है, इसका लीजिए, देखिए कहता है जॉन रिफाइनिंग मेथड से जो होता है ना, उससे अल्ट्रा प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ये सब ऑब्टेन करते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर में होता है, प्योर चाहिए एकदम। तो इसके लिए अल्ट्रा प्योर मेटल यही हो जाएगा आंसर। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या है? अल्ट्रा प्योर मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जॉन रिफाइनिंग मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन स्लैग इज प्रोड्यूस्ड इज। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन और आयरन और मिला करके हीट करते हैं हम लोग, तो कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 के साथ मिलके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। वहाँ जो बनता है आयरन के एक्सट्रैक्शन में, कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 के साथ मिलता है और ये बनाता है CaSiO3, यही स्लैग होता है। ठीक है, तो यही धातुमल जो स्लैग बना, तो ये कौन हो गया? डी नंबर हो गया। आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये हो गया 25 नंबर क्वेश्चन।
अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो होता है NO और NO2 होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड NO2 जो होता है NO2 पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, मैग्नेटिक होता है। काहे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो इसमें जो चॉइस दिया हुआ है NO2 दिया हुआ है, NO है नहीं, इसमें चॉइस हो जाएगा आंसर बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी चॉइस। चॉइस जो मारना होगा तो इसमें बी मारेंगे, चूंकि होता तो है NO भी, तो NO चॉइस है नहीं, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कहता है फास्फोरस की ऑक्सीकरण, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है। जैसे PCl3 में लेंगे तो -3 हो जाएगा, PH3 में लेंगे तो -3 हो जाएगा, PCl5 में लेंगे तो +5 हो जाएगा। इसका -3 फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट का जो है -3 to +5 होता है। नाइट्रोजन का भी -3 to +5, कार्बन का -4 to +4 तक होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा -3 to +5, आंसर ए होता है। हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़े थे, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। टॉप टू बॉटम कोई भी पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हैं, कोई भी ग्रुप में, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सबसे कम ऑक्साइड एसिडिक होगा तो ये होगा, सबसे ज़्यादा होगा तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होगा, चूँकि वो टॉप पर है और उसका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड देता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड देगा फास्फोरिक एसिड, वीक एसिड होता है। तो सबसे जो मोस्ट एसिडिक नेचर होता है वो हो गया आपका N2O5, चूँकि N2O5 जो है N2O5 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो 2HNO3 का फॉर्मेशन किया, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर कहता है फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विथ कॉन्क H2SO4, ये व्हाट हैपेंड व्हेन में भी बड़ी पूछता है। फॉर्मिक एसिड जो है कॉन्क H2SO4 जो होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तरह यहाँ काम करता है, ठीक है। कॉन्क H2SO4 ये क्या बना देगा, CO + H2O, H2O एब्जॉर्ब कर लेता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड दिया, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसका अब हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें जो है सल्फर मोलेकुल इज क्या होता है, सल्फर जो होता है फार्मूला ऑफ सल्फर मोलेकुल क्या होता है, सल्फर मोलेकुल जो होता है S8 के फॉर्म में होता है, यानी क्या हो गया, ऑक्टा एटॉमिक हो गया, ऑक्टा एटॉमिक हो गया। तो ऑक्टा एटॉमिक कौन है, D, तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर यहीं लिख देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा D, ठीक है। ऑक्टा एटॉमिक होगा, आंसर हो जाएगा D। अब देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, कॉपर 29 होता है, इसका हम लोग खींचते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 3d10, देखो पहले क्या होता था 4s2 3d9, लेकिन ये क्या है
ये हाफ फील्ड फुल फील्ड का केस है, हाफ फील्ड स्टेबल ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। तो इसको हम लोग लिख लेते थे कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 लिखते थे ना। अब देखिए इसको अरेंज कर लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या है, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, आर्गन 3d10 4s1। आर्गन 3d10 4s1 कौन है, बी नंबर है। तो आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आंसर क्या सही होगा, बी नंबर होगा इसमें सही। ठीक है, इसका अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर। देखिए कहता है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स में क्या होता था, n-2 f 1 to 14 n-1 d01 होता था और ns2 होता था। तो आंसर ये बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। ठीक है, देखिए फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एक्टिनाइड्स। निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड्स नहीं है। देखिए क्यूरियम जो है CuRium, क्यूरियम का क्या होता है, सीएम होता है इसका। ये जो है किसमें, एक्टिनाइड्स ही है। कैलिफोर्नियम CF होता है, ये भी है एक्टिनाइड्स ही। यूरेनियम U होता है, ये भी एक्टिनाइड्स ही है। सिर्फ टर्बियम जो है TB, ये आपका लेंथेनाइड्स ग्रुप का है। TB जो है ये लेंथेनाइड्स है। ये क्या है, लेंथेनाइड्स ग्रुप का है, लेंथेनाइड्स। ये एक्टिनाइड्स नहीं है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एक्टिनाइड्स, यही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टर्बियम इज लेंथेनाइड नॉट एक्टिनाइड्स, डी हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं कहीं ये भी देगा 4f 1 to 14 5d 0 और 6s2 भी। और यही एक्टिनाइड्स में सिर्फ 5f होता है, 6 यहाँ 7 यहाँ हो जाता है। फर्क कितने हैं, यहाँ 4f नहीं दिया है लेकिन होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जनरल हो गया, एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड दोनों के लिए प्लस हो गया। 5f पुट कर दीजिएगा तो एक्टिनाइड्स का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लेंथेनाइड्स का बी, ये आंसर सही है, इसका डी आंसर सही है। ठीक है, देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कैसे निकालते हैं, जिसका कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सिर्फ क्रोमियम 3+। तो देखिए क्रोमियम 3+ का खींचते हैं, क्रोमियम 3+ मतलब 20, क्रोमियम का 21 हो गया। इसका खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s का दोनों निकल जाएगा, 3d5 होता है, 4s1 3d5 और 3+ है यानी 3d3 बचा। इसमें देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक हुआ नहीं। वेनेडियम 2+, V2+ का कितना आ जाएगा, वेनेडियम का होगा 23, 2+ मतलब 21 हो गया, इसका भी 21 हो गया। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही हो जाएगा, इसमें भी नहीं हुआ।
स्कैंडियम 3+, देखिए स्कैंडियम 3+ है, तो स्कैंडियम का कितना होता है 21 में 3 माइनस हो गया तो 18 बचा, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए इसमें सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। टाइटेनियम 3+ लेते हैं, तो टाइटेनियम 3+ में 3d1 हो जाएगा, तो एक अनपेयर्ड हो जाएगा। तो स्कैंडियम 3+ ही जो है ये सब क्या है, ये आपका क्या है स्कैंडियम 3+ सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। देखते हैं 1s में भी पेयर, 2s में भी पेयर, 2p में भी सब पेयर्ड ही है नहीं, 3s में भी पेयर, 3p में भी पेयर्ड ही है, सब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है पेयर्ड है, मतलब डायमैग्नेटिक। आंसर कौन हो जाएगा स्कैंडियम 3+, आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, कहता है Fe2+, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+। Fe2+ का देखिए खींचिए, Fe2+ मतलब 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 हो जाएगा, 4s तो बाहर हो गया, 24 देखिए पूरा 24 10 इट इज 24 हो गया। कहता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d6 में, इधर तो सब पेयर्ड है, 3d6 में देखिए कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1/1 फिल होता है, पहले क्या होता है 1/1 फिल होगा और ये तब पेयर होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बच गया 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 4, ये हो गया 35 का आंसर, ये हो गया 34 का आंसर। ठीक है, इसमें मार लेंगे 4, आंसर हो गया ए। 4 अनपेयर्ड बचा नहीं। फिर कहता है K3Fe(Cl6) में ऑक्सीडेशन नंबर इसका देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, K3Fe(Cl6) में निकालना है Fe का नहीं, K3Fe(6) में निकालना है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिसका निकालना रहता है X, तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज X। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का 1 into 3, इसका मान लिए X प्लस Cl -1 है, -1 into 6, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0, 3 + x - 6 = 0, x इक्वल टू क्या हो गया +3, तो आंसर कौन हो जाएगा सी, इसका आंसर हो गया सी नंबर। कैसे कैसे निकला देख लिए, तो ये हो गया 36 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं 30। देखिए लिगेंड जो होता है लुईस बेस होता है, इसमें सब पे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। तो ये सब में लोन पेयर डोनेट करने का क्षमता ही है। मोनोडेंटेट में 1 लोन पेयर डोनेट करता है, बाइडेंटेट में 2, ट्राई में 3। तो दोज केमिकल स्पेसीज विच डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लुईस बेस। इसमें लुईस बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ NiCl4 इसका निकालना होगा। NiCl4 है, NiCl4 माइनस, तो बताए थे इसका क्या नाम हो गया टेट्रासाइनो निकेलेट सेकेंड आयन, ये तो नाम हो गया, यानी निकेल सेकेंड है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 चला जाएगा।
निकेल का 28 होता है, तो 26 बचा। देखिए 10, 18, 26 बचा। अब 3D8 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 3D8 में क्या होता है, पेयर्ड होगा। ये पेयर्ड हो गया 4, 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो चारों लिगेंड देगा तो कहाँ देगा, इसमें देगा, एस में एक पेयर देगा, 2 पेयर देगा पी में। ठीक है, ये 3D हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो गया, यही हो गया हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। DsP2 का जो शेप होता है, ये होता है स्क्वायर प्लेनर। तो वर्ग तलीय स्क्वायर प्लेनर, सी हो जाएगा आंसर इसका। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 38 का आंसर सी हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। शेप इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। यही वीक लिगेंड रहता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता तब टेट्राहेड्रल होता। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। इसमें 6 क्वेश्चन आता है, नाम लिखने बताए थे, नेम लिखने आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, नहीं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने आता है, ये सब आप जानिएगा। डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, जैसे ये अब हो गया डायमैग्नेटिक सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए B12 में, विटामिन B12 में ये याद रखिए कि ये कोबाल्ट रहता है प्रेजेंट। B12 में क्या रहता है प्रेजेंट, कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है। तो आंसर हो गया आपका इसमें ए, विटामिन B12 में कोबाल्ट एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो 37 का हो गया बी। आंसर जो लिखिएगा 37 का ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया। 39 का जो हो गया ये ए हो गया। ठीक है, 39 का ए हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख लिए 39। अब देखिए 40, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा, CCl4 का। चारों तरफ से Cl लगेगा ऐसे, ये डायपोल अपोजिट डायरेक्शन में गया, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ये डी में डायपोल मोमेंट क्या 0 है, और सब में कुछ ना कुछ होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड किसको कहते हैं, देखिए जेम डाइहेलाइड होता है जिसमें कि एक ही कार्बन पर दोनों हेलाइड ग्रुप हो। तो यही है जिसमें एक ही कार्बन पर CH3, CH, Br, Br और CH है। तो यही एक एलिमेंट कंपाउंड है जिसमें क्या है, दोनों हेलोजन ग्रुप एक ही पर है, एक ही पर है। तो ये हो गया जेम डाइहेलाइड। एक ही कार्बन पर अगर दोनों हेलोजन ग्रुप हो तब उसको कहते हैं जेम डाइहेलाइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया डी, इसका आंसर हो गया ए, इसका आंसर हो गया डी हो गया। ठीक है, अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म। क्लोरोफॉर्म या आयनोफॉर्म के लिए कंडीशन है कि अल्कोहल या एल्डिहाइड हो, लेकिन एल्डिहाइड हो तो ये ग्रुप होना चाहिए, चाहे जिस तरह से हो, या ये ग्रुप होना चाहिए।
ये दोनों ग्रुप अगर प्रेजेंट है तब क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। हम लोग पढ़े थे आइडोफॉर्म रिएक्शन में। तो इसमें देखिए प्रोपेन टू ऑल, डी नंबर में ऐसा बनता है प्रोपेन टू ऑल। इसी में है ये ग्रुप, हमको इससे मतलब है ऐसे। प्रोपेन वन ऑल, तो वन ऑल में तो वो ग्रुप आया नहीं, मिथनॉल में आएगा नहीं, SCHO है, मिथनॉल में CH3OH। एक ही है प्रोपेन टू ऑल में जो कि वो ग्रुप प्रेजेंट है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल का हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 42। इसमें कुछ नहीं था, डायपोल मोमेंट 0 का रहा है। तो जो सिमेट्रिकल मोलेकुल है, सिमेट्रिकल मोलेकुल यही है, चारों Cl ग्रुप है जुड़ा हुआ, इसका डायपोल 0। अब कहता है ये इसमें जेम डाइहैलाइड क्या है, जर्मिनल डाइहैलाइड उसी को कहते हैं जिसमें दोनों हैलाइड ग्रुप एक ही, चाहे ब्रोमीन हो चाहे क्लोरीन हो, दोनों एक ही कार्बन पर हो। अलग अलग कार्बन पर होता है तो विसिनल डाइहैलाइड कहलाता है। अब अगले बार मान लीजिए पूछ दिया विसिनल डाइहैलाइड, तो ये हो जाएगा चॉइस। अलग अलग कार्बन पर हेलोजन ग्रुप है तब विसिनल, और एक पर ये है तब जर्मिनल या जेम डाइहैलाइड। क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म फॉर्मेशन के लिए ये ग्रुप चाहिए और ये ग्रुप चाहिए। तो ये ग्रुप इसी में प्रोपेन टू ऑल में प्रेजेंट है। ये इतना ग्रुप, इधर कितना बड़ा क्या है कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, जो सिलेबस में है उसका भी एक्सेप्शन है, जो कि हम आप लोग को ये आइडोफॉर्म रिएक्शन में बताए थे। लेकिन अभी तत्काल जो बोर्ड में पूछेगा बस ये इतना ही जानना है, ये दोनों ग्रुप में कोई भी ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो आइडोफॉर्म रिएक्शन क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं 43। अब देखिए कहता है अल्काइल हैलाइड उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में होता है। अल्काइल हैलाइड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन मिल जाता है, और अल्काइल हैलाइड का उज रिएक्शन करते हैं तो हाइयर एल्केन मिल जाता है, और एक्वस के ओर से कराते हैं तो अल्कोहल मिल जाता है। तो इसमें तो सभी मिल जाएगा है। इथाइल अल्काइल हैलाइड से इसमें से क्या होगा, सभी मिल जाएगा, नहीं सभी ये ऑब्टेन हो सकता है। तो ये इन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। देखिए कैसे होता है, अगर अल्काइल हैलाइड, जैसे मान लीजिए कि हमको मेरे पास इथाइल क्लोराइड है, इसको सोडियम ड्राई ईथर से कराते हैं, ड्राई ईथर, ये उज रिएक्शन हो गया, ब्यूटेन बन जाएगा। ये क्या बन गया, ब्यूटेन ऑब्टेन हो गया। तो एल्केन मिल गया, इथाइल क्लोराइड का अल्कोहलिक के ओर से कराते हैं, ये क्या देता है, इथिलीन देता है प्लस KCl प्लस H2O देता है। तो एल्कीन मिल गया। अगर एक्वस के ओर से कराते हैं CH2Cl, अगर इसका एक्वस के ओर से कराते हैं ये क्या देता है, अल्कोहल देता है। ठीक है, ये अल्कोहल दे दिया प्लस KCl दे देगा। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग, इनमें से सभी प्राप्त कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड। इथाइल क्लोराइड ले लिया एग्जाम्पल इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आंसर हो गया डी। ठीक है, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन पर प्रेजेंट अल्कोहल। इस तरह से अगर OH है, दो गो डबल बॉन्ड सेट है, जैसे ये है, इसका मतलब है इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये हो गया बी नंबर आंसर। कहता है अनाज अल्कोहल
निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है? अनाज हम लोग जानते हैं ना, चावल से बनता है अल्कोहल। अल्कोहल वो क्या है? चावल मतलब अनाज बना ना, और सब चीज़ से भी बनता है अल्कोहल। तो ये इथाइल अल्कोहल होता है, ये इथाइल अल्कोहल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल, शुगर, ये सब से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रेन अल्कोहल, अनाज अल्कोहल। ठीक है, लीजिए इसका नेक्स्ट देखते हैं 46। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो ये देता है एल्केन। एसिटल्डिहाइड के साथ करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, एसीटोन के साथ करेगा तो टर्सरी अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड के साथ करता है तो प्राइमरी अल्कोहल। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एल्केन, तो अल्कोहल के साथ ये एल्केन देता है। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनना प्रोसेस कहलाता है रोजमंड रिएक्शन। रोजमंड रिएक्शन आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए कैनिजारों में क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 50% NaOH गिव्स corresponding अल्कोहल एंड एसिड। ये तो है नहीं। रोजेमेंट रिएक्शन में होता है एसिड क्लोराइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 गिव्स एल्डिहाइड। ये रोजेमेंट रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन, आयनोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म जो बनता है वो हुआ है हेलोफॉर्म। किल्विन्सन में एल्डिहाइड कीटोन एल्केन में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर रोजेमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 48 नंबर। देखिए, एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एन एसिड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो एन एसिड देगा। आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो कौन देता है? एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये देगा कैनिजारो। एसिटल्डिहाइड एल्डाओल देता है, ये नहीं देता है। बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड ये नहीं देगा, ये देगा, ये देगा कैनिजारो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिजारो। कैनिजारो कौन नहीं देगा? ये एसिटल्डिहाइड नहीं देगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या डिफिनेशन है कैनिजारो रिएक्शन? एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड एसिड सॉल्ट। तो ये जो है एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, ये तीनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, नो अल्फा हाइड्रोजन। बेंजल्डिहाइड है, नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। ये इसमें ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड, ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये सब कैनिजारो देगा, ये नहीं देगा। तो आंसर कौन हो गया? एसिटल्डिहाइड में देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो ये कैनिजारो नहीं देगा। तो आंसर हो जाएगा बी, नहीं देगा। ठीक है, आंसर हो गया बी। यही डिफिनेशन है कैनिजारो का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं 50 नंबर। देखिए कहता है यूरोट्रोपिन में से किसकी अभिक्रिया कराने से बनता है? यूरोट्रोपिन जो बनता है
वो फॉर्मल्डिहाइड का अभिक्रिया कराते हैं ना, फॉर्मल्डिहाइड का अभिक्रिया, इसका बना रहे आंसर। फॉर्मल्डिहाइड जब अभिक्रिया करता है अमोनिया से, ठीक है, तब ये यूरोट्रोपिन बनता है। ठीक है, तो यूरोट्रोपिन का जो फार्मूला होता है, ये क्या होता है, CH2 N, यहाँ लीजिए फार्मूला लिख देते हैं, N CH2 CH2, फिर N यहाँ होगा, फिर N यहाँ होगा, फिर CH2 यहाँ पर है। ठीक है, अब N जो है, N बीच में है, यहाँ बीच में CH2 आता है, N बीच में है, CH2 आया, N बीच में है, CH2 आया। ठीक है, तो CH2 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो CH2 का होल 6 N4 होता है इसका फार्मूला, N4। ठीक है, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, यही है यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। ठीक है, अब देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट ईस्टर। ईस्टर को ये रिप्रेजेंट करता है, इसका नाम है एसिड, इसका नाम है ईस्टर, इसका नाम है कीटोन, इसका नाम है ईथर। तो कौन रिप्रेजेंट किया, ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। इसका बी हो जाएगा, उसका फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। ये जो फार्मूला है फॉर्मल्डिहाइड का है। ठीक है, तो ये 6 ये हो गया, तो CH2 का होल 6, तो ठीक है, और इधर बचा 6 2 12, 6H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया यूरोट्रोपिन का, ये फार्मूला जो हो गया यूरोट्रोपिन का हो गया। क्लियर, तो ये हो गया 51। अब 52 हम लोग देखते हैं। देखिए, कहता है फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। तो फॉर्मिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 इवोपरेट करता है, CO2 रिलीज करता है, सोडियम फॉर्मेट CO2H2O बनाता है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन नहीं करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया एक चॉइस। फेलिंग सॉल्यूशन से दोनों करता है, टॉलरेंस रिएजेंट से दोनों करता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से क्या देखना होगा, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट से ये दोनों नहीं करता है। तो डिस्टिंग्विश करना है, तो हमको क्या करना है, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विथ sodium bicarbonate gives CO2, but H formaldehyde not react with sodium bicarbonate। तो इस तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर लिए। Which of the following is strongest acid? माइनस आई इफेक्ट, इसमें देखिए नो माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई, मोर माइनस आई, मोस्ट माइनस आई हो गया, सबसे ज़्यादा 3 हुआ है माइनस आई। तो माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर होता है। तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। इसमें सबसे ज़्यादा है तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी डी ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं 54 नंबर हम लोग। देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मिथनोइक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है,
मिथनोइक एसिड ये अनस्टेबल फॉर्म में रहता है और ये CO2 और H2O में टूट जाता है। ये जो है मिथनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड जो है HCOOH, ये टूट जाता है CO2 प्लस H2O में न, H2CO3। H2 ये जो है H2CO3 में कन्वर्ट होता है, ये अपने आप टूट जाता है H2O प्लस CO2 में। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मिथनोइक एसिड आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी डायरेक्टली रिड्यूस टू अल्कोहल। लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को ये डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड अगर है तो ये डायरेक्टली क्या कर देगा? RCH2OH में कन्वर्ट कर देता है। तो आंसर हो जाएगा ए, लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन किसको कहते हैं? सेकेंडरी एमीन जब नाइट्रोजन से दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो इसको सेकेंडरी एमीन कहते हैं। ऐसे हो तो इसको प्राइमरी एमीन कहते हैं। ये 2 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है, और ऐसे रहेगा तब ये 3 डिग्री एमीन होगा। 3 डिग्री एमीन यानी टर्सरी एमीन। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी एमीन कौन है? ये आंसर हो जाएगा डी, ये है आपका। ठीक है। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है? ये है NCSO। ये मिथाइल साइनेट है, ये मिथाइल आइसोसाइनेट NCO। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी एमीन ऑन हाइड्रोलाइसिस। प्राइमरी एमीन जो देता है आइसोसाइनाइड का, आइसोसाइनाइड अल्काइल आइसोसाइनाइड जिसे है ना, आइसोसाइनाइड होना चाहिए, साइनाइड नहीं। आर आइसोसाइनाइड, तो ये देता है प्राइमरी एमीन। ठीक है। ये जो देगा प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन और अल्को एसिड देता है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्राइमरी एमीन ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। अल्काइल आइसोसाइनाइड क्या हुआ? RNC। ठीक है। RNC आइसो, RCN हुआ अल्काइल साइनाइड, RNC हो गया अल्काइल आइसोसाइनाइड। इसका जब करते हैं तो ये प्राइमरी एमीन देता है और क्या देता है? प्राइमरी एमीन और यही देता है एसिड। तो छोड़िए, उतना इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है। अब देखिए 59। देखिए एमीन
मेन नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंस्करण। एमीन क्या है? RNH2 है, एक लोन पेयर बचा, यानी 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर है, यानी 4 हो गया, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो sp3 मारेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है। कहता है सुक्रोज के जलांशन से, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, तो सुक्रोज का क्या फार्मूला होता है? C12H22O11। हाइड्रोलाइसिस करता है एसिडिक मीडियम में, ये देता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये है ग्लूकोज और ये होता है फ्रुक्टोज। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें कीटोन ग्रुप। कौन हो गया? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। C नंबर हो गया, आंसर हो गया ये, आंसर हो गया C नंबर, C। ठीक है, ये इसका हो गया डिस्कशन। अब देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड इज ए विटामिन सी। विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन सी हो जाएगा, विटामिन खाली लिखा हुआ है, ये विटामिन मतलब विटामिन सी होगा एक्चुअली। विटामिन सी, ये आंसर होगा, आंसर हो गया ए। विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, इज एन एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन ए हो जाएगा, यहाँ चॉइस मार देंगे। ठीक है, तो ये ठीक है। अब देखिए, अब इसको जो है हम लोग बनाते हैं 62। देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी ऑफ कैरेक्टर ऑफ सेल। तो डीएनए होता है, डीएनए आनुवंशिक गुण के लिए जाना जाता है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कहता है सॉप इज ए सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, आंसर हो जाएगा सी। कैसे सॉल्ट सॉप बनता है? C17H35 H35COOH प्लस NaOH या KOH से, तो ये बन जाता है C17H35COONA प्लस H2O। ये सॉल्ट ऑफ क्या हो गया? फैटी एसिड, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, इसी को बोलते हैं सॉप। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन नेचुरल रबर। देखिए, पॉलीथीन तो हम लोग इथिलीन से बनाते हैं, बुनायस ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से बनाते हैं, बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल से बनाते हैं, यानी प्रोटीन मेरा क्या है? नेचुरल रबर है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, आंसर ए है। नेचुरल रबर जो है प्रोटीन है। ठीक है, तो ये हो गया 64। 65 अब देखते हैं। देखिए, कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ कोपोलीमर। कोपोलीमर में क्या होता है? दो या दो से अधिक सेम मोलेकुल मिलके पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन दो टाइप का रहेगा या अधिक टाइप का, लेकिन इससे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कुछ नहीं निकलता है। तो ये पॉलीथीन में ही पॉसिबल है, तो आंसर डी हो जाएगा। आंसर हो गया इसका डी।
अब कहता है कंडेंसेशन पॉलीमर इज एग्जाम्पल ऑफ नाइलॉन 6। ये कंडेंसेशन होके वाटर मोलिक्यूल बाहर निकलता है, तो ये है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एंटीपायरेटिक, जो फीवर को कम करता है। पैरासीटामोल होता है, आंसर हो गया ए। इसका आंसर हो गया डी। आंसर इसका क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, पैरासीटामोल जो है फीवर को रिड्यूस करता है। कंडेंसेशन पॉलीमर वैसा पॉलीमर है जिसमें कि कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, तो इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। कोपॉलीमर में बाय प्रोडक्ट के रूप में कुछ नहीं निकलता है, तो उसको कहते हैं कंडेंसे एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। ठीक है, ये हो गया 67। अब देखते हैं 68। ठीक है, देखिए टाइफाइड के इलाज के लिए जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं, क्लोरएम्फेनिकॉल यूज करते हैं हम लोग जिसको। ठीक है, याद रखिएगा। भोपाल गैस ट्रेजडीम जो गैस निकला था, अमोनियम आइसोसाइनेट निकला था, NCO ये निकला था। गेमेक्सिन कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को, BHC इसको बोला जाता है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, ये भोपाल गैस ट्रेजडी में अमोनियम आइसोसाइनेट निकला था, और क्लोरोएम्फेनिकॉल को यूज किया जाता है टाइफाइड के एंटीबायोटिक के रूप में। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव, ये जो मॉडल सेट आया है, मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव अच्छा सब क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। आंसर हो गया इसका सी। इसका आंसर हो गया बी। इसका भी आंसर हो गया बी। इसका भी आंसर हो गया बी। ठीक है, तो अच्छा सब क्वेश्चन है मॉडल सेट में, इसको जरूर केयरफुली पढ़िएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मॉडल सेट में ये अच्छा क्वेश्चन डाला गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह हम लोग कर लेंगे शॉर्ट आंसर का सॉल्यूशन और लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर का सॉल्यूशन। लॉन्ग आंसर में तो इस बार सब एक ही है जो डेरिवेशन है, और सब IPSC नेम है, कन्वर्सन है, यही सब है। लिखने वाला कुछ नहीं है, सब मैथमेटिकल टाइप में कंसेप्चुअल है सब। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव 70 ऑब्जेक्टिव है, इसमें से आप लोग केयरफुली बनाइएगा, समझिएगा, तो इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको सेट बनाने से। ठीक है, तो जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दें, ताकि आपको रिसेंट वीडियो जो लेटेस्ट डालेंगे वो सब मिलता जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप लोग जो चैनल